नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज भी हम लोग यहाँ पे जो आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। यहाँ पे ये आपका सेट नंबर 2 होगा, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा या फिर चैनल पर नए होंगे, वो इससे पहले उस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर ज़्यादातर फोकस करिएगा देखने के लिए। और करंट अफेयर की कंपाइलेशन विथ आंसर मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। जब पूरा पांचों प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो लगभग देखा जाए तो 20 से 22 प्रश्न करंट अफेयर के हर प्रैक्टिस सेट में है। तो मान लीजिए 25 थे, तो 25 बच्चे 125 प्रश्न होंगे आपके करंट अफेयर के। और उसकी व्याख्या नीचे लगा के मैं आप लोग को पूरा अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि हो सके तो 125 प्रश्न में से अच्छे प्रश्न है, तो हो सके 4-5 प्रश्न अगर आ जाते हैं, किस्मत अच्छी रहती है तो अच्छी बात है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कंपाइलेशन में करंट अफेयर में जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनको मैं बनाऊंगा एक जगह इकट्ठा करके, अच्छे से जैसे कंपाइल करता हूँ वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। साथ साथ में अब एग्जाम नजदीक आ चुका है तो हम लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसीलिए रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, कल भी हम लोगों ने देखा जाए तो अमित सर जी के द्वारा आपको थे पढ़ाया गया था, थे का टेस्ट, ठीक है? मैंने नहीं पढ़ाया था, अमित सर ने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक? क्योंकि बेसिकली मैं इस चीज़ पे आ गया हूँ, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है इसको जल्दी से करवा देते हैं। और इसकी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी पाँचों में एक बार मैं करवा दूंगा, या फिर अमित सर करवा देंगे, जो भी है। लेकिन हम लोग हिंदी पाँचों एक साथ कर लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि कम से कम आपको देखा जाए तो 60 बच्चे 300 मतलब 300 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अच्छे प्रश्न है तो हिंदी एक ही बार में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो ये सब पीडीएफ है इसको प्राप्त करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम की जो लिंक होती है वो डिस्क्रिप्शन में होती है। और चीज़ें जैसे कि हॉटस्पॉट टॉपिक हो गई तो उसमें कुछ जो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कल ही मैंने खुद वीडियो बनाया था हैंड रिटेन जो आपका मैपिंग का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छी वीडियो है। जो 4-5 प्रश्न आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं तो हो सके तो कम से कम 2-3 प्रश्न वहीं से आ जाए, या फिर पाँचों आ सकते हैं, किस्मत की बात है, ठीक है? अगर कॉन्सेप्चुअल पे ना जाए तो, जैसे कि जो हवाएं होती हैं, जैसे कि आपका भूमध्य सागर वाली वगैरह, इन सब के कॉन्सेप्ट पे ना जाए तो अगर फैक्चुअल चीज़ें पूछे तो वहीं से आ जाए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय आप लोग क्या करिए, प्रॉपर जो भी वीडियो पढ़ रहा है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। दूसरी बात ये है कि मैं इस समय वही वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय 1 महीना की बात है, आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो को जरूर देखिए। और पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो पीडीएफ आप लोग को तुरंत नहीं चाहिए भैया, तुरंत पीडीएफ नहीं मिलती है, थोड़ा सा वेट किया करिए, शाम तक मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? अब इनकी पीडीएफ तो मैं जब पूरा कंपाइल हो जाएगी, कहने का मतलब पूरा पढ़ा लूंगा तभी दूंगा। तो प्लीज़ इसके लिए अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, वीडियो देखा करिए। इसकी पूरी वीडियो पीडीएफ जो हो जाएगी, जब इसको कंपाइल करके मैं पढ़ाऊंगा तो इसकी पीडीएफ में आप लोग को टिक लगी हुई और जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक? तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नए हो अगर चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न ही करंट अफेयर का प्रश्न है, तो यहाँ से इस तरीके से जो करंट अफेयर के प्रश्न है इनको मैं एक जगह कंपाइल करके आप लोगों को जरूर पढ़ा दूंगा, क्योंकि जरूरी है, ये सब पढ़ना जरूरी भी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे मैं पतला कर लेता हूँ, क्योंकि लिखना भी तो होगा कुछ। तो चलिए लिखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए, उन पर आपको विचार कर बताना है ना भैया कि कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे तो सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि हान कांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है। हांग कांग को उनके उपन्यास द व्हाइट बुक के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नहीं, ये इनकी बुक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दस इनकी बुक थी शायद इंटेंस पोएटिक प्रोज ना, एक कोई काव्यात्मक गद्य था, ठीक है? गहन काव्यात्मक गद्य। इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका बनेगा क्या बताना, सही बताना है, तो सही केवल एक बनेगा, एक मतलब आपका सी आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे कि केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है। तो फिर से आपको बताना वही कि सही है, ठीक है? चलिए देखिए और सॉल्व करिए, ये भी करंट अफेयर का यही प्रश्न है। देखिए, अगर बात करें केन, यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के महोबा में किया। तो ये स्टेटमेंट क्या आपको सही लग रहा है? ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। ये परियोजना राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य योजना होती है उसके तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास तो 25 दिसंबर को ही मोदी जी ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो जगह दी गई यहाँ पे महोबा बता रहा है, महोबा में नहीं किया था, दरअसल एमपी में किया था, खुजराहो में। कहाँ पे? एमपी खुजराहो में, खुजराहो में। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत हो गया ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर केवल 2 बनेगा। बी आंसर आप लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न होता है, आज का तीसरा प्रश्न होगा। कह रहा है कि दिसंबर 2024 में भारत का पहला जो सीमावर्ती सौर्य गांव बना है, मतलब एक तरह से इंडिया फर्स्ट बॉर्डर ऑफ सोलर विलेज, किसे घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न आप लोग को रटा होगा। इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो मसाली बन जाएगा, मसाली। ठीक है, मोढेरा भी आप लोग मतलब मोढेरा दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मोढेरा कुछ और में था। दरअसल देखा जाए तो मसाली गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, और दिसंबर की बात है 2024 में भारत का पहला सीमावर्ती सौर्य गांव घोषित किया गया है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, और ये थोड़ा सा देखिएगा 2023-24 में भी ये भी चर्चे में था, मोढेरा गुजरात, इसलिए मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे कि चौथा की कथन कारण कह रहा है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने पैरालंपिक इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 29 पदक जीते। कारण कह रहा है, भारत ने पहली बार पैरालंपिक में पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और जो ब्लाइंड जूडो है उसमें भाग लिया, जिससे पदक तालिका में वृद्धि हुई। आपको बताना कि यहाँ पे सिंपल सा कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, बताइए। तो मतलब कथन कारण वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 29 पदक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो डाटा याद रखिएगा, 29 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 7 स्वर्ण थे, 7 आपका स्वर्ण मतलब, और आपको यहाँ पे देखा जाए तो 9 रजत, 9 रजत, और अगर बात करूँ तो 13 कांस्य, 13 कांस्य। ठीक है, तो ये एक तो इस जो कह सकते हैं पदक है उनकी संख्या हो गई, और इतिहास में भारत का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन था। तो इस तरीके से कथन तो सही हो गया, कथन तो सही हो गया। यहाँ पे कारण भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसके कारण पदकों की तालिका में ये नहीं, तो यहाँ पे डी आंसर बता रहा, डी। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, यहाँ पे व्याख्या नहीं कर पा रहा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए कितना टेढ़ा प्रश्न बना, आइए आप, क्योंकि यहाँ पे दिवस की डेट बहुत जरूरी है, फिर उसको हमें कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। तो सबसे पहले विश्व सांस्कृतिक दिवस, विश्व सांस्कृतिक दिवस अगर देखा जाए तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था ये कब मनाया गया? तो 23 तारीख को ना, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए इन सबकी थीम भी याद रखिए, 2024 वाली। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो टचिंग लिव्स वाइल टचिंग द मून। ठीक है, और इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 29 तारीख को, किस 29 तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को ये भी मनाया जाता है, 29 अगस्त। ठीक है, दरअसल ये दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस, तो ये आपका कब हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका कब हो जाएगा भैया? विश्व पर्यटन दिवस तो ये हो जाएगा आपका 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। तो इस तरीके से डेट क्लियर हो गई, डेट क्लियर हो गई। और अगर मैं बात करूँ विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर 2024 को मनाया गया था, उसकी थीम थी पर्यटन और शांति, पर्यटन और शांति। तो आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे बताइए? डेट अगर पता चल गई तो आंसर आपका 1 2 4 3 बता रहा है, 1 2 4 3, मतलब 3 तो सबसे अंतिम में सही है। चलिए, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए या फिर 24 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है या फिर किसे घोषित किया है? तो ये आसान सा प्रश्न सबको पता होगा, यहाँ पे आंसर बनेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, 7वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार फिर से आपको क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। जिससे पहली घटना, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन, प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और निर्देशन मनोबाला का निधन, प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थे काक का निधन। चलिए बताइए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ थी फरवरी आपका 2022 में हुआ था ना, 2022 में हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक, और वहीं पे देखा जाए तो मनोबाला जी का निधन हुआ था यहाँ पे 2023 में, 2023 में हुआ था। ठीक है, और रतन टाटा जी का जन्म, अरे एक से निधन जो हुआ था ये आपका 2024 में होता है। और प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट काक का निधन ये 2025 में इनका निधन होता है ना। तो इस तरीके से ये पता चल गया डेट आप लोग को। आंसर आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या बनेगा? तो डी बनेगा। इस तरीके भी प्रश्न आ सकते हैं। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो ये तो गोरखपुर में था ना, गोरखपुर आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, गोरखपुर दे भी रहे, क्योंकि गोरखपुर में खोला गया। इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग
अगला कह रहा है कथन कारण, कह रहा है कथन की PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में दो उपग्रहों के बीच डॉकिंग जो होता है, मतलब जोड़ना होता है, ये एक तरीके से दो उपग्रहों को का प्रदर्शन करना था। कारण कह रहा है स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित उपग्रह में से SDX-01 को चेंजर और SDX-02 को टारगेट के रूप में नामित किया गया है। आपको यहाँ पे कथन कारण वाले प्रश्न बताना क्या सही है, तो कथन कारण दोनों से यहाँ पे व्याख्या भी करा, आप सिंपल आंसर लगा लीजिएगा यहाँ पे क्या, तो बी लगा लीजिएगा, ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन से कथन आपके सही है। जैसे कि ये योजना केवल पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत कुल 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए जो ये योजना है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र की योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पात्र लाभार्थी होते हैं उनको 5,000 मतलब कि लाभार्थी को 5,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। और ये लाभ अपनी पहली संतान के लिए दिया जाता है। पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के बाद स्वीकृत मानकों के अनुसार 1,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिससे कि औसत महिला में कुल मिला के 6,000 राशि दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पहला की योजना केवल पहली संतान के लिए, ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर दूसरा तो सही है। आंसर केवल 2 बनेगा, आंसर केवल आपका यहाँ पे 2 बनेगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। और कुछ चीज़ इसमें बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। इसको कब शुरू किया गया था, जो ये आपकी योजना 2022 में ना, 2022 में इसको शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 2022 में 1 अप्रैल 2022 को, ठीक। अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के संदर्भ में आपको बताना इस तरीके से पेयर बना के दिया कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जैसे कि आयोजन स्थल कुरुक्षेत्र, भागीदार राज्य उड़ीसा, भागीदार देश नेपाल, आयोजक जो तिथि थी वो आपका 28 नवंबर से 15 दिसंबर। देखिए इस तरीके से भी करंट अफेयर आ सकता है, मतलब पूरी करंट अफेयर की तैयारी होनी चाहिए अगर ऐसे आयोग पूछ ही रहा है आजकल आयोग ऐसा। तो सबसे पहले एक तो चीज़ पता होती है, जो नॉर्मल सी बात है, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा में, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट सही है, मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। और ये कह रहा है 28 नवंबर से 15 दिसंबर, ये भी सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो भागीदार राज्य और भागीदार देश, तो भागीदार राज्य तो उड़ीसा था, लेकिन भागीदार देश नेपाल था नहीं, भागीदार देश नेपाल नहीं था। बताइए भागीदार देश कौन सा था, तो ये संयुक्त गणराज्य और तंजानिया था ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नहीं था, तंजानिया कर लीजिएगा, ठीक। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखा जाए, सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में सेमिकॉन जो इंडिया 2024 हुआ था। कह रहा है ये आयोजन ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य हुआ और इसका केंद्र विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर दोनों सही होगा, क्योंकि ये अच्छा, ये करंट अफेयर आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा, तो दोनों ही आपको यहाँ पे सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धरड़ी जो है, धरड़ी दरअसल मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट के बारे में सही नहीं है, के बारे में सही नहीं है। तो कुल मिलाकर धरड़ी के बारे में सही नहीं है। दरअसल यहाँ पे देखा जाए धरड़ी डेटा सेट IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। फिर कह रहा है यह डेटा सेट विश्व का पहला मानव भ्रूण मस्तिष्क का उच्च विभेदन क्षमता वाला 3D छवि संग्रह है। धरड़ी में 5,132 मस्तिष्क खंडों को डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया है और यह ओपन सोर्स पोर्टल पर उपलब्ध है। यह डेटा सेट गर्भावस्था की पहली तिमाही के मानव भ्रूण मस्तिष्क पर आधारित है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे ना, ये आपका गलत है, आपका डी वाला गलत है। दरअसल अगर बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो जो ये एक तरीके से देखा जाए, ये कह रहा है कि यह डेटाबेस गर्भावस्था की पहली तिमाही, तो ये जो गर्भावस्था होती है उसकी दूसरी तिमाही पर आधारित है, ना कि पहली तिमाही। यहाँ पे दूसरी तिमाही होगी, दूसरी तिमाही, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है विश्व ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया गया। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को भूमिका निभाई, ये बात बिल्कुल सही है। प्रथम जो विश्व ध्यान दिवस था 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया, ना कि 23 को। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो
2024 होना चाहिए था, ना कि 23। ये गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बना? आंसर बना आपका केवल एक, मतलब सी आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, आपको पता है यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। कथन और कारण से प्रश्न बना है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई और ये अक्टूबर दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। कारण कह रहा है अक्टूबर दिसंबर का समय भारत में वनावरण मानचित्रण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, मेघ मुक्त आकाशीय स्थिति रहती है। मतलब क्या नहीं रहते हैं, तो बादल नहीं रहते हैं। तो बताइए 15 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो 15 का आंसर बनेगा यहाँ पे कथन कारण तो दोनों से भी है, व्याख्या भी कर रहा था, आपका आंसर यहाँ पे बी लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था ये। इसके बाद देखा जाए, ये 18वीं रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। 18वीं रिपोर्ट है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये जारी की जाती है। बाकी जितने डाटा वाली चीज़ें हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वीडियो चैनल पर देख लीजिएगा। आपको फिर से कथन कारण है, आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु लौ युग की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से आपका एक बनकर उभरा है। कारण कह रहा है तूतुकोडी जिले के आपका सिवगलाई स्थल से प्राप्त जो रेडियो कार्बन साक्ष्य हैं, उससे यह प्रमाणित हुआ कि दक्षिण भारत में लौ युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको यहाँ पे सही बताना क्या, ये बताइए पढ़ के अच्छे से क्या सही बन रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो आंसर है वो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी करा, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बी बन जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है, जिसमें न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में भवन के ऊपर अशोक स्तंभ तथा नीचे संस्कृत श्लोक सत्यमेव जयते अंकित है। आपको यहाँ पे फिर से बताना कौन सा सही है। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 17 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कि सितंबर की न्यूज़ थी ये, 2024 की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और जो प्रतीक चिन्ह है उसका अनावरण किया। ठीक है, और ये ध्वज जो है नीले रंग का है, ये याद रखिएगा, ये ध्वज जो है नीले रंग का है। और इसमें संविधान के खुले पन्नों से उभरता हुआ एक गोलाकार न्यायालय भवन दर्शाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है, जिसमें न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में भवन के ऊपर अशोक स्तंभ तथा नीचे संस्कृत श्लोक सत्यमेव जयते आपका अंकित है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, देखिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे अशोक चक्र ऊपर, यहाँ पे भवन के ऊपर अशोक स्तंभ नहीं, अशोक चक्र है। ठीक है, और नीचे जो संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, ये तो धर्मस्तु जय लिखा गया, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये सत्यमेव जयते ने लिखा है, या तो ठीक है धर्मस्तु। ठीक, इस तरीके से वर्तनी पे हम लोग आजकल पढ़ना पड़ रहा है ना, इस तरीके से होगा यहाँ पे। ठीक है, धर्मस्तु जय जय, मतलब आपको बता दें हिंदी इसका होता है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये लिखा गया है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत जाएगा, आंसर बनेगा केवल एक, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला कह रहा पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रश्न संख्या जो 18, इसका आंसर क्या बनेगा बताइए। तो पुस्तक जो है एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे संजीव जोशी। संजीव जोशी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है 19वां, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अगर देखा जाए तो टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो अर्थात जापान में हुआ था। ठीक है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपका, तो यहाँ पे कहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखा जाए टोक्यो में हुआ था कि सिंगापुर में हुआ था? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन सिंगापुर में 22 से 24 अक्टूबर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सिंगापुर कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न आपका सूची को सूची 2 से सुमेल करना, कुछ योजनाएं और उनके जो प्रारंभ वर्ष हैं, ऐसे प्रश्न तो आजकल बहुत पूछता है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रश्न जब मिले ना तो नोट कर लिया करिए प्लीज़। यहाँ पे कह रहा प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत पहले स्टार्ट हुई थी 2014 में। ठीक, जब मोदी जी आए थे नए नए। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2015 में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो ये कब की हो जाएगी? 2016 की हो जाएगी। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तो ये आपका हो जाएगा 2017 का। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा?
तो ए, बी और सी और डी देखा जाए तो ए पे क्या आ रहा है भैया, 4 आ रहा है। ए पे 4 देखे तो आपका ए पे 4, फिर आपका देखा जाए तो बी पे 2। ए पे 4 बी पे 2, ठीक है। तो ए पे 4 बी पे 2 मतलब आपका आंसर यहाँ पे सी बना। ठीक है, सी आपका आंसर बन गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन कारण फिर से आ गया, कह रहा है कथन की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को भूमि की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करना और उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग को रोकना है। कारण कह रहा है इस योजना, जो ये योजना है किसानों को सब्सिडी पर उर्वरक प्रदान करने में मतलब करने के लिए शुरू की गई थी। चलिए बताइए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 21 है इसका आंसर क्या बनेगा। 21 का आंसर दरअसल अगर मैं बात करूँ जो मृदा स्वास्थ्य, ये यहाँ पे देखा जाए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को उनकी भूमि की जो मिट्टी है ना उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दें। ठीक है, जिससे वे क्या कर सके तो संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सके और भूमि की उर्वरता बनी रहे। तो इस तरीके से कथन तो आपका यहाँ पे सही हो गया। लेकिन यहाँ पे कारण कर ये योजना किसानों को सब्सिडी पर उर्वरक प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, ये बात नहीं है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत रहेगा। बल्कि ये तो ये कहता है कि अनावश्यक जो उर्वरक का प्रयोग करे उसको रोकिए। तो यहाँ पे कथन तो सही है, कारण आपका गलत होना चाहिए। तो ये सही है परंतु आर आपका गलत है, मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी बनेगा। ठीक, 22 क्या कह रहा है देखा जाए। 22 यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में परिवर्तन शामिल होता है। कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति से अलग होती है क्योंकि इसमें अस्थिर वस्तुओं जैसे कि खाद्य और ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हेडलाइन जो मुद्रास्फीति होती है, दरअसल ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होती है ना, सीपीआई होती है, उसके कुल मूल्य परिवर्तन को दर्शाती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो ये कुल मूल्य को जब दर्शाएगी तो इसमें खाद्य और ऊर्जा जैसे अस्थिर मूल्य वाले तत्व भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ये भी सही होगा आपको, यहाँ पे ये भी सही होगा। तो आंसर आपका दोनों ही आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाकर बाजार में धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो मौद्रिक नीति होती है जिसके तहत आरबीआई क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार से धनों को क्या करता है यहाँ पे तो नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ रेपो दर में वृद्धि करता है, जो सीआरआर इसमें कमी करेगा, सरकारी बॉन्ड खरीद लेगा या फिर बैंक की दर में कटौती करेगा। तो सभी बनने चाहिए यहाँ पे आंसर। ठीक है, सभी आंसर कहीं दिया ही नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 22 में देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, ये तो मैं कहाँ थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड देख लेता मैं। ऑप्शन पे देखने तो फिर थोड़ी सी बात करते हैं इसमें। एक इसमें शायद नहीं है, कौन सा नहीं है, तो रेपो दर में वृद्धि हो सकती है। सीआरआर में कमी से कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे नगद जो आरक्षित अनुपात है इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें एक कमी है। तो यहाँ पे सरकारी बॉन्ड खरीदना और आपका ये हो सकता है 1 3 4 आंसर आपका दे रहा है यहाँ पे ना, 1 3 4 आपका आंसर यहाँ पे दे रहा है, देख लीजिएगा 1 3 4 डी आपका आंसर यहाँ पे सही है। अगला कह रहा है कथन कारण कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 67% भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी। कारण कह रहा है यह अधिनियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो चलिए बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जा रहा है। प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 27 है, 27 नहीं है, ये आपका प्रश्न संख्या 24 अभी है, 27 कहाँ आ जाएगा। ठीक है, 24। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 2013 का है। ठीक है, तो 2013 का इसका उद्देश्य था कि 67% लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिसमें से 75% जो होंगे ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्र के और 50% शहरी क्षेत्र शामिल है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, कथन कारण दोनों से व्याख्या भी करा है, व्याख्या भी करा है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सुमेल करना। आइए थोड़ा सुमेल करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, सुमेल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पे। कह रहा है स्थिरीकरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण और संरचनात्मक समायोजन विनिवेश। स्थिरीकरण क्या होता है, तो एक तरह से राजकोषीय या समायोजन होता है। और बात करें मुद्रास्फीति नियंत्रण क्या होता है, तो ये भुगतान संतुलन के लिए होता है। ठीक है, भुगतान संतुलन के लिए होता है। अगर बात करें यहाँ पे संरचनात्मक समायोजन क्या होता है, तो ये औद्योगिक नियंत्रण के लिए होता है। और विनिवेश कैसे होता है, तो ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए विनिवेश किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बना बताइए, यहाँ पे आंसर क्या बना। तो ए पे आपका आ रहा है 4, ए पे 4 आपका एक ही ऑप्शन में दिया, कौन सा सी वाला, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भैया और बताइए कि इनमें से कौन से उत्तर आपके सही हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26 का आंसर। तो ये कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए भारत अमेरिका संयुक्त वक्त में द्वितीय हरित क्रांति के लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया गया है। मतलब भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में जो दूसरी हरित क्रांति थी उसके लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया गया था।
इस पहल में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राथमिकता दी गई थी। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या बनेगा बताइए। तो भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में जो दूसरी हरित क्रांति थी उसके लिए ज्ञान पहल पर जोर दिया गया था। ये बात तो बिल्कुल आपकी यहाँ पे सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या इस पहल में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें देखा जाए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत जगह, प्राथमिकता नहीं दी गई थी, यहाँ पे नहीं दी गई थी, दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, आंसर आपका बनेगा केवल एक, मतलब सी आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 82 में हुई थी, जो कि बहुत सही स्टेटमेंट है और बहुत सही आंसर भी है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट बताइएगा। भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम ICICI की स्थापना 1964 में की गई, 1955 में की गई है ना, इसकी स्थापना 1955 होती है, 1955 में होती है। तो इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे 1964 में स्थापना किसकी होती है भैया, 1964 में ये सब पूछते हैं थोड़ा सा। तो 1964 में स्थापना होती है IDBI की, IDBI, ठीक है, IDBI की स्थापना 1964 में होती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा देखा जाए तो यहाँ पे ये गलत जगह है ना, ये गलत है, तो केवल एक बनेगा, केवल एक किसमें दिया है, केवल एक सी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 1.21 बिलियन, बिलियन की मिलियन बताइए, तो बिलियन थी ना 121, क्या थी 121 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है और वही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में ना। तो बताइए बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बताइए, प्रश्न संख्या 29 का आंसर देखा जाए तो यहाँ पे नागालैंड में सबसे कम हो क्योंकि निगेटिव में गया था, तो नागालैंड 5 सबसे पहले होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, आंसर आपको ये बन गया, क्योंकि हमें बढ़ते हुए जाना है। तो नागालैंड के बाद सिक्किम आएगा, ठीक है, फिर आपका उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार, फिर मेघालय, इस तरीके से है। ये आपका क्या है, 10 की वृद्धि दर के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं। नागालैंड में देखा जाए तो -0.6% थी वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ पे तो लगभग 20.2% थी, और बिहार की बात करें तो लगभग 25% थी ना, 25.4% थी। और अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और किसी की, यहाँ पे सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो लगभग यहाँ पे आपका 12 दशमलव समथिंग थी, 12.9% थी। और यहाँ पे तो भैया मेघालय में से ज़्यादा 27%, 27 आपका 9%, ये 10 की वृद्धि दर है। चलिए अगला कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक कितनी रही। भारत की पूछ रहा है ना, तो 17.7% रही ना, 17.7% आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा, ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर बात की 21.54 जो थी ना, ये आपकी थी 2001 में, ये आपकी 2001 में थी, 2001 में थी, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाएगा, तीसरा जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से भारत की साक्षरता लगभग थी कितनी, बता सकते हैं आप लोग, 31 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे थी 73% ना लगभग, लेकिन देखिए क्या होता है, पहले तो 74 थी, लेकिन अंतिम जो आंकड़ा आता है उसके हिसाब से 73% थी। तो 73% आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक, 73% आपका यहाँ पे सही होगा। जिसमें से पुरुष की साक्षरता 80.9 है, और महिलाओं की कितनी है, तो महिलाओं की लगभग 64.6% है। तो ये आपको यहाँ पे कर लीजिएगा पुरुष की साक्षरता, ठीक है, ये साक्षरता है पुरुष की, और ये हो जाएगी आपकी महिला की, ठीक है, महिला होगी। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। सूची को सूची 2 से शामिल करना, आइए शामिल करते हैं प्रश्न संख्या 32 में। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक और आपका यहाँ पे एक्सिम बैंक। दरअसल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सबसे पहले एक्सिम बैंक जो होता है ये निर्यात आयात एक तरीके से वित्त पोषण करता है, सही है, ठीक है। और वहीं पे RBI की बात करें तो मौद्रिक नीति का विनियमन करता है, ये भी सही है। नाबार्ड कृषि ग्रामीण और जो आपका वित्त पोषण करता है, सही है। और भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंक की सेवाएं देता है। तो 1 2 3 4 आमने सामने शामिल, आंसर आपका बनेगा यहाँ पे एक, ठीक हो गया। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि सूची को सूची 2 से शामिल करना, कुछ योजना कार्यक्रम और लॉन्च की तिथि है, मतलब कुछ योजनाएं हैं
और कब वो लॉन्च की गई थी। देखिए 4 तरह की 8 योजनाएं आपको पता चल गई कम से कम, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न आजकल बन रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये भी आपका लगभग उसी समय का, कब 2014 का ही ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। फिर कह रहा डिजिटल जेंडर एटलस और जो एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया है, ये कब का बताइए। तो ये 2015, यहाँ पे हमने सन 9 मार्च 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये हो जाएगा 9 मई 2015, ठीक है। और क्या अंत में बच रहा है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 की, सबको पता है, लेकिन कब 8 अप्रैल 2015 तक, 15 की 3 दी गई है। तो इस तरीके से फिर से आमने सामने सुन लोगे, आपका आंसर यहाँ पे क्या बना भैया, 1, 2 और 3, 4। चलिए इसके बाद अगर देखें हम लोग क्या कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे, जो कि आपका 34 प्रश्न होगा ना, भारत में प्रच्छन्न जो बेरोजगारी, जिसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ये आधुनिक तकनीक की कमी और अतिरिक्त श्रमिक के एक ही कार्य में लगे रहने के कारण उत्पन्न होती है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई काम है जिसमें 2 लोग की आवश्यकता है लेकिन 4-5 लोग कर रहे हैं, जैसे कृषि ले लीजिए, पूरा परिवार करता है ना, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। तो यहाँ पे ये भी सही है, दूसरा भी सही है, आपका आंसर यहाँ पे दोनों सही बनेंगे। दोनों सही मतलब आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित बॉन्ड, जिसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा हरित बॉन्ड के बारे में आपका सही है। हरित बॉन्ड का उपयोग केवल पर्यावरण अनुकूल जो परियोजना है उनके वित्त पोषण के लिए किया जाता है। विश्व में पहला हरित बॉन्ड 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक और वर्ष 8 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या बन रहा है, प्रश्न संख्या जो आपका 35 है। देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको थोड़ा सा आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अगला कह रहा है आपका कथन कारण है, देख लेते हैं। कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल प्राय शुष्क होता है। रिपीट कर दिया क्या प्रश्न, पहले भी शायद प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न था। ग्रीष्मकाल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के विस्तार और शुष्क व्यापारिक हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में होता है, ठीक। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या आपका आंसर बनेगा, प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे ये है, इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं कल ही, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे आंसर सीधे, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। मध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल में ऐसा मौसम होता है, शुष्क रहता है। इसका कारण यही कि ग्रीष्मकाल में यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का विस्तार हो जाता है और शुष्क व्यापारिक हवाएं जो होती है प्रभाव इन क्षेत्रों में रहता है, ठीक है। यहाँ पे ठंडी में वर्षा होती है, कुल मिला के। अगला कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और टॉर्नेडो जो होती है मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। नहीं भैया गलत हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपका विली विली आता है ना कि टॉर्नेडो आता है। टॉर्नेडो तो आपका कहाँ पे, जो कैरिबियन है ना, कैरिबियन सी, उसके ऊपर जाएंगे, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के आसपास होता है। फिर कह रहा है फुजीटा स्केल का उपयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। समझते हैं, ठीक। इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात आपकी यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है हरिकेन मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के टेक्सास, मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। 2 और 3 आंसर बनना चाहिए, 2 और 3 आंसर आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सही होना चाहिए ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 और 3, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा राज्य शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश है। राजस्थान और गुजरात भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। चलिए बताइए यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, इसका आंसर आप लोग देख के बताइए। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एक स्टेटमेंट है कि राजस्थान और गुजरात को कह रहा है भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक आपके राज्य, ये आपको सही लग रहा है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उतना लौह अयस्क नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जैसे कि राजस्थान में आपका तांबा होता है, चांदी, ये सब होते हैं ना, जैसे जावर की खान हो गई इधर, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो एलिमिनेशन लगाया जाए तो पहला चला गया और सी चला गया, ऊपर में से कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। अभी और देख लेते हैं हम लोग। बाकी कह रहा भारत में जो लौह अयस्क है उसके उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा राज्य शामिल है। तो देखिए जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है, बल्कि वो देखा जाए मैक्सिमम जो होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक इसी क्षेत्र में होता है ना। झारखंड मुख्य उत्पादक में से एक भी होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रायद्वीपीय भारत में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश है, ये भी सही है। तो आंसर आपका 1 और 2 ही बनना चाहिए यहाँ पे, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, 39वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से भारत में जो जल विद्युत एक तरीके से देखा जाए का विकास हुआ था उसके बारे में सही नहीं है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र 1897 में सिद्धापोंग दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, ठीक है। कृष्ण राज सागर बांध की रूपरेखा प्रसिद्ध अभियंता
मतलब इंजीनियर एस विश्वरैया ने तैयार की थी। कावेरी नदी जल विवाद में महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। थोड़ा सा देखिए, ये प्रश्न देख के आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे, एलिमिनेशन की बुद्धि जो बुद्धि होती है वो लगाएंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले कावेरी नदी जल विवाद में महाराष्ट्र राज्य शामिल है। आप लोगों को पता है कि कावेरी नदी जल विवाद में तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, पुडुचेरी आता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र शामिल नहीं है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे गलत करते हैं। चलिए, 3 को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गलत करते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे आते हैं, तो 3 गया, मतलब बी गया और आपका डी गया। कम से कम 50% हम लोग आगे, या फिर एक केवल सही होगा, या फिर 2 और 4 सही होंगे, मतलब पहला भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए, जो हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र था ये सिद्रापुर दार्जिलिंग में लगा, लेकिन डेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो डेट बिल्कुल सही है। यहाँ पे डेट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आते हैं दो दूसरा, मतलब यहाँ पे आंसर तो पता चल गया ना, आंसर पता चल गया कि हमें पता है कि ये सही है। तो केवल एक, और यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो केवल एक, मतलब यहाँ पे 3 तो होगा नहीं, तो आंसर ए बनेगा ना। आंसर तो आपका ए बनेगा। आंसर तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा सही नहीं बताना, माफ करिएगा, सही नहीं बताना ना, माफ करिएगा, सही नहीं बताना, ठीक। तो ये सही हो गया, ये तो पहला आपसे सही हो गया, गलती हो रही है, सही नहीं बताना यहाँ पे, ये सब देखना पड़ता है यहाँ पे, सही नहीं, ठीक। अब हम बात करते हैं शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पे, ये सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है आपका, ये स्टेटमेंट सही है आपका, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। फिर इसके बाद कृष्णराज सागर वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो केवल 2 आपका यहाँ, मतलब केवल 3 आपका यहाँ पे गलत है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एशिया महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है, जैसे कि मनीला, सॉरी मनामा, मजूरो, मस्कट, ओस्लो। एशिया महाद्वीप क्या पूछ रहा है, बताइए आप लोग, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो एशिया महाद्वीप का है, ओस्लो, दरअसल ये नॉर्वे की राजधानी है ना, तो नॉर्वे पड़ेगा कहाँ पे, यूरोप में। तो 4 तो हटाइए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस एलिमिनेशन से हो जा रहा है क्या, देखा जाए, नहीं पर आ रहा है फिर भी, तो 2 ऑप्शन चला गया, 1 3 या फिर केवल 1 सही होगा, ठीक है, 1 3 या केवल 1 सही होना चाहिए। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा, 1 3 या केवल 1। तो यहाँ पे मस्कट किसकी राजधानी है, मस्कट राजधानी है ना ओमान की, ये ओमान की राजधानी है, एशिया में पड़ता है ओमान, ये सही होगा आपका, मतलब 3 होगा। मुजूरो यहाँ पे किसकी राजधानी है, मजूरो, तो ये एक मार्शल द्वीप पड़ता है, ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के ओशिनिया वाले क्षेत्र में ना, मार्शल द्वीप उसकी राजधानी है, मार्शल द्वीप की राजधानी। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ज्योग्राफी में जब आए तो सबके लिए कठिन होगा। मनामा कहाँ की राजधानी है, तो मनामा दरअसल बहरीन की राजधानी है, जो बहरीन देश है ना उसकी राजधानी है, बहरीन की। इस तरीके से आंसर आपका क्या बना है, ठीक है, इस तरीके से आंसर क्या बना आपका यहाँ पे, तो एक बना है, क्योंकि ये भी एशिया में होगा और ये भी एशिया में होगा, ये तो आपका ओशिनिया में हो गया ना, ये आपका ओशिनिया कहने का मतलब हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए इसको उधर हो गया, क्योंकि हमें एशिया महाद्वीप से पूछना है, बताना है, तो 1 3 आंसर लगाइए, 1 3 मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी बना, ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 40 के लिए हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 41वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन से उत्तर पूर्वी जो आपकी मानसून होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में सही नहीं है। तो इस तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में आप लोग समझना चाहें तो इस तरीके से ये उत्तर पूर्वी मानसून ही हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आद्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं, हम पहले मान गए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन में देखना चाहिए ना आप लोग, ठीक है, बताना सही नहीं बताना ना, तो ये तो सही है, तो इसको सही नहीं करिए, सही नहीं बताना, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 70% आपका प्राप्त होता है, हाँ इसी से तो वर्षा होती है। 70% बहुत ज़्यादा नहीं हो गया डाटा, 70% बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, लगभग आपका होती है कितना, तो लगभग आपका 40 से 50% होती है, 40 से 50%, 40 से 50% होती है, तो ये गलत जाएगा। कह रहा उत्तर पूर्वी मानसून सूर्य के दक्षिणायन होने तथा आईटीसीजेड के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण प्रभाव होती है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य जी, सूर्य देवता जब जो आपका इस तरीके से यहाँ पे चमक रहे होते हैं, वो अब धीरे धीरे कहाँ पे आने लगते हैं, इधर आने लगते हैं, दक्षिणायन होने लगते हैं, और जो आईटीसीजेड यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे गंगा के मैदानों पर इस तरीके से वो नीचे सड़क के आने लगता है, तो ये तो आपको यहाँ पे सही बता रहा है। उत्तर पूर्वी मानसून मुख्यतः जून से सितंबर के बीच सक्रिय होती है, नहीं भैया ये तो ठंडियों में होती है ना, आंसर आपका 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4, ये देखिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें है, वैसे मैं सब कुछ बता भी चुका हूँ, यहाँ पे भी बता रहा हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जैसे सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग
पंजाब हिमालय कहते हैं। सर सिडनी बुराड़ जी ने प्रादेशिक हिमालय का विभाजन किया था नदियों के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से प्रश्न बना हुआ है। कह रहा है कि सतलज से, आपका यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले देखिए सिंधु से सतलज, तो ये हिमालय क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहलाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा, सतलज से लेके आपका यहाँ पे सिंधु के बीच इसे जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो सिंधु से कहना चाहिए था, सतलज और सिंधु के बीच तो है ये। तो क्या सही माने इसको हम लोग, चलिए सही मानते हैं, यहाँ पे सही बता रहा है, सही मानते हैं। लेकिन वैसे सिंधु यहाँ पे इसी को ये कर लीजिएगा, इसी को यहाँ पे कर लीजिएगा, सिंधु से सतलज, सिंधु, अच्छा यूँ लिखा ना तो सही है, सिंधु यूँ सतलज कर लीजिए, सही, तब थोड़ा सही लगेगा, ठीक, ये हो गया। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच आपका स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। देखिए सिंधु से आपका यहाँ पे देखा जाए तो सतलज, तो सिंधु से सतलज, तो ये आपका पंजाब हिमालय। सिंधु से आपका काली तक जो है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, काली तक ये आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता तक हो जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो नेपाल हिमालय। यहाँ पे कह रहा है काली से तीस्ता की नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही मानते हैं। फिर कह रहा है कि तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। हाँ सही है ये भी, ठीक है, तीस्ता के बाद दिहांग या कहीं पे ब्रह्मपुत्र भी मिलेगा तो वही बात होगी। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है सतलज तथा काली, तो सतलज ये होगी, काली होगी, तो यहाँ पे आना चाहिए कुमायूं हिमालय, तो गलत होगा ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुमायूं हिमालय, तो नेपाल नहीं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 2 3 आंसर बना, 1 2 3 आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है कि कथन कारण है, कह रहा है निर्वाह कृषि मुख्य रूप से कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है और इसमें पारंपरिक तकनीकों का परिवार श्रम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है आपका कारण यहाँ पे कि निर्वाह कृषि को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक गहन निर्वाह कृषि होती है, एक आदिम निर्वाह कृषि होती है। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या बन रहा है आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए कथन कारण तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तांबा उत्पादन क्षेत्र अपने राज्य में स्थित, मतलब यहाँ पे देखा जाए तांबा उत्पादक क्षेत्र अपने राज्य में स्थित नहीं है, तो जैसे कि खेतड़ी राजस्थान, मलाजखंड झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, पूर्वी सिंहभूम झारखंड बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, खेतड़ी राजस्थान में बिल्कुल सही है, बालाघाट और जो बालाघाट और मलाजखंड दोनों कहाँ पड़ेंगे, तो मध्य प्रदेश में ना, दोनों ही आपके बालाघाट और मलाजखंड मध्य प्रदेश में स्थित है ना, और पूर्वी सिंहभूम जो है ये तो झारखंड में है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा, तो बालाघाट मध्य प्रदेश का सी आंसर बनेगा यहाँ पे, सी, ठीक है, सी आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका पड़ेगा कहाँ पे, तो मेरे माफ करिएगा, बी बनेगा ना, बी, क्योंकि ये एमपी में है ना मलाजखंड, ये आपका एमपी में है, ठीक है, ये आपका एमपी में है, तो बी आंसर बनेगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न 45वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बात परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, किस पे, नर्मदा नदी पर स्थित, सॉरी स्थित नहीं है, माफ करिएगा, स्थित नहीं है, पूरा प्रश्न पढ़ना जरूरी होता है, इस तरीके से गलती हो जाती है। सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी, इंदिरा सागर सरोवर जो परियोजना है, ओंकारेश्वर और आपका टिहरी। देखिए इनमें देखा जाए सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना और टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी जो है ये तो आपको पता है कि जो भागीरथी नदी है उस पे है, ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, भागीरथी और बिलांगना का जो संगम होता है वहाँ पे है ना ये, तो इस तरीके से ये उत्तराखंड में भी है और बाकी सब आपका नर्मदा नदी पर है। अगला कथन कारण वाला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सोने के भंडार दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, कारण कर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत के कालगुरली तथा कालगुडी जो खाने हैं ये सोने, मतलब प्रसिद्ध सोने की खाने स्थित है। तो बताइए यहाँ पे आंसर प्रश्न संख्या जो 46 है इसके लिए क्या बनेगा भैया। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए विश्व में सर्वाधिक सोने के भंडार दक्षिण अफ्रीका में बता रहा है, क्या ये सही लग रहा है, अगर हम लोग जो सबसे नवीनतम डाटा है उसके हिसाब से देखा जाए, जिसको मेरस डाटा कह सकते हैं हम लोग, तो उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक जो संचित सोने के भंडार है उसके हिसाब से देखा जाए तो सोने के भंडार दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया में जो लेटेस्ट डाटा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद रूस, उसके बाद आपका रसिया है, रूस है,
उसके बाद रसिया है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो आपका पहला जो एक तरीके से कथन है गलत जगह, ये तो दोनों सही, आपको पता है दोनों खाने सोने के लिए जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ए तो असत्य है, परंतु आर आपको यहाँ पे क्या जगह तो सत्य हो जाएगा। चलिए, अगला कह रहा है कि भारत में गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान और वार्षिक जो वर्षा कितनी होती है। ठंडियों में होती है, ठंडियों में कितना तापमान होगा, किस तरीके की वर्षा, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 10 सेंटीमीटर से इतनी आपके यहाँ पे क्या तो तापमान, और आपको यहाँ पे देखा जाए तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा। यहाँ पे क्या कहना है हमें, तो कोयला आधारित जो तापीय परियोजना है और सूची को सूची 2 से शामिल करना है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे तापीय परियोजना और आपके यहाँ पे राज्य है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंगरौली, तो सिंगरौली आपको यहाँ पे देखा जाए तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। कोरबा कहाँ पे है भैया, कोरबा आपका तापीय जो विद्युत संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है। ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। रामागुंडम कहाँ पे है, तो रामागुंडम आपका देखा जाए यहाँ पे तो ये तेलंगाना में है। और फरक्का तो आपको पता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बना, ए पे 3 बना। ए पे 3 मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं, जैसे कि भारत क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा आपका देश है, 7वां भैया। हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो गलत हो जाएगा। 26 जनवरी 2020 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके यहाँ पे देखा जाता है। और कोई ऑप्शन दिया क्या यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला तो गलत हो गया, केवल 2 सही बताइए। केवल 2 आपके यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या किसके लिए, तो 49 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 50वां प्रश्न देखते हैं। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में के दशक में हुआ और इसमें हैरी हेस का योगदान महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत जो सिद्धांत है समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको सही बताना, प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत आपको पता है इसका विकास 1960 के दशक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हुआ और इसमें हैरी हेस का योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें हैरी हेस का, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो हैरी हेस थे ना, इन्होंने 1962 में अपना जो एक तरीके से योगदान वो दिया था, 1962 में दिया था, ना कि 1960 में। तो डेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 1962 होना चाहिए था। ठीक है, 1962 में इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए, ये तो आपका सही है ही। ठीक है, तो आपका सही होगा। तो आंसर आपका केवल 2 बनेगा। केवल 2 मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या करे 51। सार्गेसो सागर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके यहाँ पे क्या भैया तो सही है। किसके बारे में, सार्गेसो सागर के बारे में। तो जैसा इस सागर का नामकरण इसमें पाई जाने वाली जो सार्गेसन वनस्पति उसके कारण हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा इसमें समय हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, और सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अगर आप देखेंगे तो स्थित है। ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, ये सब जो है ना उधर गिरा हुआ है। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कथन कारण कह रहा है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। कारण कह रहा है समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 52 के लिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता नहीं बढ़ता है ना, यहाँ पे ये गलत जगह ना। ठीक है, इस तरीके से ये तो सही है, परंतु ये तो सही है परंतु आर आपका गलत है। यहाँ आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तापमान घटता नहीं बढ़ता कर लीजिएगा। घटता तो ओजोन जो आपका एक तरीके से देखा जाए क्षोमंडल है। अगला क्या सूची को सूची 2 से में करना जलधारा है, और आपका यहाँ पे देखा जाए तो महासागर। देखिए कल ही हम लोगों ने ये प्रश्न किया था, मतलब एक से पढ़ा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में होगी, कहाँ पे होगी बताइए। नहीं भैया, कहाँ प्रशांत महासागर, कहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। इस तरीके से आप जाइए कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इस तरीके से याद होना चाहिए, सब चीज़ें गलत हो जाएंगी तो दोबारा दिक्कत। हम बोल पेरू जाइए तो ये आपका प्रशांत महासागर होनी चाहिए। फॉकलैंड कहाँ पे, तो जो आपका नीचे वाला अर्थात दक्षिण अटलांटिक महासागर है वहाँ पे। और दक्षिण विश्वतीय धारा कहाँ पे होगी, तो हिंद महासागर में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए ए पे क्या है आपका 3 है, ए पे 3 एक ही ऑप्शन में, अर्थात आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके यहाँ पे कि जो पेड लफर होता है, एक तरह से मिट्टियाँ होती हैं पेड लफर सॉइल्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। जैसे यह मृदा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रमुख मिट्टी होती है। पेड लफर मिट्टी में उच्च मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं।
प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो पेड़ लफन मुद्रा होती है मुख्यतः देखा जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो ये मिट्टी होती है इसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा मात्रा बहुत कम होती है। मात्रा बहुत मतलब मात्रा कम होती है, बस लिख लीजिए कम होती है, कम होती है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, आंसर केवल एक बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तस्मानिया द्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर से आपको बताना कौन सा है कि कौन से कथन आपके यहाँ पे सही है। किसके बारे में? तस्मानिया द्वीप के बारे में। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो कि दक्षिण में बॉस जलडमरू मध्य और तथा ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग होता है। तस्मानिया प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको सही बताना है। 55 का आंसर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तस्मानिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है और यह देखा जाए एक तरीके से तो बॉस जलडमरू मध्य द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। तो इस तरीके से ये तो आपका गलत जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सही हो जाएगा ना। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है जो कि दक्षिण बॉस जलडमरू मध्य द्वारा ऑस्ट्रेलिया से मुख्य भूमि से अलग होता है। तस्मानिया प्रशांत महासागर में स्थित है। तस्मानिया प्रशांत महासागर में स्थित है। बताइए ये प्रशांत महासागर में इसका नाम पड़ता है आपका क्या? दक्षिण महासागर। ये आपका दक्षिण महासागर में ना, दक्षिण महासागर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर केवल एक बनेगा। आंसर केवल एक बनेगा, सही बताना था। तो निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। बर्गिमन यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक शहर है जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि ये जापान का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। तो बताइए यहाँ पे 56 का आंसर क्या बनेगा? तो 56 का आंसर बताइए क्या बनेगा? दोनों सही बनेंगे ना? दोनों सही बनेंगे। दोनों सही मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का कह रहा है यहाँ पे कि भारत में मुख्यतः कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 57 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 ना। 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पे देखा जाए रबी वाली हुई, खरीफ वाली, जायद वाली हुई ना। चलिए अगला देखा जाए यहाँ पे सामान्य प्रक्रिया में गर्म वायु ऊपर उठती है तो नीचे कौन सी वायु उसकी जगह लेती है? तो ठंडी वाली ना। तो यहाँ पे 58 का आंसर बनेगा केवल ठंडी वायु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, नीचे कौन सी? जो ठंडी होगी वो आ जाएगी। चीन में प्रमुख लॉ एस क्षेत्र आंसान, चंगलिंग, पेंकी, शांगतुंग, जो हुआन है ये सब है। ब्राजील में माउंट इटाबिरा जिसको मिनास गिरास प्रांत कहते हैं ना, वहाँ पे प्रमुख लॉ इस कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र है। आपको यहाँ पे सही बताना है। यहाँ पे देखिए दूसरा तो सही लग रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे सही भी है, पहला भी आपको सही है। आसान है ना? आसान है। ठीक है, चीन का ये सब लॉ एस का क्षेत्र है। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का देखा जाए 60वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रानी दीघा दीदा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दीघा 10वीं-11वीं शताब्दी की कश्मीर की प्रभावशाली शासिका थी। इन्होंने लगभग 53 वर्ष तक राजनीतिक सत्ता का संचालन किया था। राजा तरंगिणी में दीघा के शासन को अस्थिर एवं विवादित बताया गया है क्योंकि वह एक सक्षम प्रशासन स्थापित करने में असफल रही। 60 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बता रहा है? बताइए आप यहाँ पे 60 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बता रहा है? चलिए बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर बी बता रहा है, केवल एक सही है। बहुत बड़ा सा प्रश्न है ये, तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे ये और ये गलत। अगला कह रहा है कथन कारण फिर से। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61 में। कह रहा है अशोक के अभिलेखों को उनके शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार राजकीय आदेशों और व्यक्तिगत विचारों के प्रसार हेतु एक तरीके से किया गया, तो संगठित रूप से उपयोग किया गया था। कारण कह रहा है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरगोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों में विभिन्न स्थानों पर अंकित किए गए थे जिससे उनका व्यापक प्रसार संभव हो पाया। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? कथन कार्य दोनों सही है लेकिन यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, अगला कार्य निम्नलिखित में से कौन से अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे? तो मोहनजोदड़ो कहाँ होगा? गलत जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए लोथल भी नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा, तो इस तरीके से हड़प्पा भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो केवल 4 होगा, केवल 4 होगा। ठीक है, केवल 4 होगा। ठीक है, केवल 4 आपका आंसर 62 के लिए बनेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और मुंडी कॉक था जो कि अफगानिस्तान में पड़ता था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 63। मेगास्थनीज के संदर्भ में संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताने में से कौन से कथन सत्य है? जैसे कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसे मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था।
उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसका मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके अंश विभिन्न ग्रीक व रोमन लेखकों के द्वारा यहाँ पे उद्धृत किए गए हैं। आपको यहाँ पे सही बताना। चलिए तो बताइए क्या सही आंसर बन जाएगा प्रश्न संख्या 63 के लिए। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या तो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 64वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा सा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासकों को सही कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो बताइए तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य वंश आपको पता है कि 321 ईसा पूर्व से लेके 298 तक रहता है ना, 321 से, नहीं, ये इतना नहीं, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले अगर बात करें मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 4 सबसे पहले आ गया, तो 4 एक ही ऑप्शन दिया, कितना अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्या, बिंदुसार, फिर आएगा अशोक, फिर बृहदत्त से। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आसान सा प्रश्न था। 65वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, 65वां प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जैसे ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल संहिता के सबसे प्राचीन हिस्से माने जाते हैं और इन्हें कुल मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता का संकलन एक सुनिश्चित योजना के तहत किया गया था जिसमें देवताओं और छंदों के आधार पर ऋचाओं की क्रमबद्धता है वो निश्चित की गई थी। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 65 के लिए। दोनों सही है भैया, दोनों सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। कह रहा कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस, ठीक है, के संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही है। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया अर्थात संत के रूप में स्वीकार यहाँ पे किया था। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे और मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनके घनिष्ठ संबंध थे। 66 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए क्या बनेगा, बताइए आप जल्दी से। तो यहाँ पे फिर से देखा जाए दोनों सही होना चाहिए ना, दोनों ही सही होना चाहिए, पहला भी सही है आपका यहाँ पे और दूसरा भी सही है। तो इस तरीके से आपका दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए। बटलर समिति तो के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है। जैसे बटलर समिति का गठन 1927 में बिल्कुल सही बात है किया गया था और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इस समिति का उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। समिति ने भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की सिफारिश की थी, नहीं, ये बात गलत है आपके यहाँ पे, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूना समझौतों के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्ग के लिए प्रस्तावित 31 सुरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। इस समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीधे हस्ताक्षर किए थे। तो आपको पता सीधे हस्ताक्षर तो नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ पे सीधे तो हस्ताक्षर यहाँ पे देखा जाए तो नहीं किए थे, हस्ताक्षर कोई और लोग किए थे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए फिर क्या कह रहा है आपने यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो सही है। ठीक है, पुनः समझौते के तहत जो आपका सांप्रदायिक पंचायत हुआ था जिसमें दलित वर्गों के लिए प्रस्तावित 71 सुरक्षित सीटों को 148 बढ़ाकर कर दिया गया और 24 सितंबर 1932 को आपका पुनः समझौता होता है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, केवल एक सही देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है भैया, केवल एक तो डी में लिखा, डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि जफर खां के संदर्भ में निम्न कथनों में से आपको बताना कौन सा कथन सही है। जफर खां हसन गंगू ने, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता था, ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम यहाँ पे हसनाबाद रखा। 69 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखा जाए दोनों सही है, मतलब आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्लाइव द्वारा किए गए असैनिक सुधारों में कौन सा सुधार शामिल नहीं था, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 70 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, प्रश्न संख्या 70 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो क्लाइव था एक तरीके से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया, आंतरिक कर का उन्मूलन, फिर कर प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाना, तो यहाँ पे सुधार में शामिल नहीं था ना। तो ये उन्मूलन नहीं किया था, ये अनिवार्य कर दिया था। जो आंतरिक कर है ना इसका एक तरह से अनिवार्य कर दिया था, ये उन्मूलन नहीं किया था। ठीक है, कथन कारण कह रहा है आपका 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था, जिसने सिविल सेवक परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया।
तो बताइए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो आपको यहाँ पे आ रहा है 71, इसका आंसर क्या बनेगा? 71 का आंसर बनेगा यहाँ पे व्याख्या कथन कारण दोनों से, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा, क्योंकि व्याख्या नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 72 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए तो सूची को सूची दो से सुमेर करना, कुछ लेखक है और कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो उनकी पुस्तकें हैं। सबसे पहले अ नेशन इन मेकिंग, तो ये सुरेंद्र बनर्जी की है ना, सुरेंद्र बनर्जी की है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है, इंग्लैंड्स डेप्स टू इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये हो जाएगी लाला लाजपत राय जी की। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो रफी जकारिया की, ये तो हम कई बार पढ़े। और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आमने सामने सुमेल है, तो आमने सामने सुमेल मतलब एक दो तीन चार, आपका आंसर यहाँ पे डी बन रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 73वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, ये कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताने में से कौन से सत्य कथन है? बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी, जिससे जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसिन की संधि की, जिसके तहत उन्हें उस ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया। आंसर आपके यहाँ पे क्या सही बताया? 73 का, 73 का आंसर आपके यहाँ पे क्या सही है बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही बता रहा है। 1802 में ही तो बसंत की संधि होती है, ये भी सही है। ठीक, दोनों सही है, दोनों सही मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे कि नीचे दिए गए गवर्नर जनरल को के कार्यकाल के हिसाब क्या करना आपको, मतलब अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। वारेन हेस्टिंग है, कानवाली से वेलेजली है, और आपका विलियम बेंटिंग है। तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 74 से लेके लगभग 1774-85 में रहता है ना, मतलब फिर आगे भी रहता है, ऐसा नहीं है। वारेन हेस्टिंग रहता है सबसे पहले आएगा। फिर अगर मैं बात कॉर्नवालिस की करूँ तो ये आपका 86 से 1786-93 तक रहेगा। और यहाँ पे वेलेजली है, तो वेलेजली आपका 98 से 1805 तक रहता है। और इसके बाद अगर देखा विलियम बेंटिंग, तो ये 1828 से 1835 तक रहते हैं ना। आंसर क्या बन रहा है आपको बताइए? तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बन रहा है क्या? ये तो बन रहा है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन मुगल कालीन जो प्रशासनिक विभाजन था उसका सही अनुक्रम है? सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या जो आपके यहाँ पे 75 है ना, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ होती थी, जैसे सूबा सबसे बड़ा होता था, फिर उसके बाद सरकार, मतलब उससे छोटी, फिर परगना, फिर ग्राम, इस तरीके से होता है ना। आपका आंसर ये बनेगा, मतलब सबसे बड़े से नीचे की साइड जा रहा है। ये सबसे बड़ी इकाई कह सकते हैं होती थी। सरकार जो था जिला, परगना एक तरीके से तहसील कह सकते हैं, और गांव, तो गांव होगा ग्राम। ठीक है, अगला कह रहा है आपको यहाँ पे कथन कारण, कह रहा है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत के राज्य सचिव जो बर्करहेम थे ने कहा था कि भारतीय लोग ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिससे सभी वर्ग को समर्थन प्राप्त हो। इस तरीके से यहाँ पे जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ ये प्रश्न संख्या आपका 76 है। चलिए 76 का आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो बर्कनहेम ने तो ये बात बोली थी कि जो भारतीय हैं वो संविधान बनाने में असमर्थ हैं, और ऐसा संविधान नहीं बना सकते जो एक जैसे भारतीय राजनीतिक दल है उससे सहमत हों। ठीक है, इसी को चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आती है, सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित होता है, तो सब लोग मानते हैं। तो फिर 8 सदस्यीय समिति का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। दरअसल जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मांग था उसको अस्वीकार किया गया था। यहाँ पे कथन कारण, तो मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं, ये आपको जानना जरूरी है। तो व्याख्या कर पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा? तो आपका आंसर यहाँ पे सी बनेगा। ठीक, यहाँ पे आंसर आपका सी बन जाएगा। चलिए 76 बाद 77 देखते हैं। कह रहा है कथन कारण फिर से, तबकात नासरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना मिनहाज सिराज ने की थी। कारण क्या? तबकात नासरी सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित थी और इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष एक से वर्णन मिलता है। इतने बड़े बड़े प्रश्न क्या बताया जाए? बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर यहाँ पे फिर से कथन कारण दोनों से आपकी व्याख्या भी हो रही है, आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया था, जिसमें सिख जो गुरु हैं हिंदू भक्ति संतों और सूफी संतों की रचनाएं संकलित हैं। आदि दूसरा आपको स्टेटमेंट, आदि ग्रंथ में सबसे पुरानी रचना बंगाल के वैष्णव संत जयदेव की है और अंतिम रचनाएं गुरु तेग बहादुर द्वारा की गई।
78 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो दोनों सही है, दोनों सही मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सी। ठीक है, पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। ठीक, 78 का आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 79 है सरहुल, जो सरहुल त्योहार है किस राज्य में का प्रमुख पर्व है। सरहुल तो झारखंड में ना, झारखंड में बेसिकली जो मुंडा जाति लोग होते हैं और ओराव ये लोग करते हैं ना इसको। अगला प्रश्न आज का देखा जाए यहाँ पे 80, यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, तो कर्नाटक जाइए। ठीक, कर्नाटक का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखा जाए थोड़ा सा 81, कथन कारण फिर से गया। थांग ता मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसे ह्यूएन लालोंग भी कहा जाता है। कारण कह रहे हैं यहाँ पे कि थांग ता का विकास मणिपुर के मैतेई जनजाति के बीच निरंतर संघर्षों, आपसी द्वंद्वों और विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए हुआ था। प्रश्न संख्या यहाँ पे 81 का आंसर क्या बनेगा, आप जल्दी से बताइए। तो कथन कारण दोनों से आपका व्याख्या भी करा, आपका आंसर सी बन जाएगा। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देखा जा कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किस शासक के दरबारी संगीतकार थे। तो प्रश्न संख्या 82 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो यहाँ पे बैजू बारवा है, इनका सबसे पहले वास्तविक नाम जानिए, बच्चूनाथ था या बैजनाथ था। और ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में से एक थे और ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ध्रुपद समेत कई राग ये गाते थे। और ये किसके शासन काल में थे ना, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ग्वालियर के राजा मानसिंह, ग्वालियर के राजा मानसिंह आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है रीजनिंग वाला। तो यहाँ पे अगर ए बी सी को 6 लिखा है तो ए बी सी को 6 लिखा है, 1 2 3, तो ठीक है, 2 3 6 इस तरह देखा है। अभी अभी देख लेते हैं, ई एफ जी को 210 लिखा है। क्या लिखा है, 210 लिखा है। ठीक है, तो देखा जाए थोड़ा सा, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 करे तो यहाँ पे मान लीजिए 6 आ गया मल्टीप्लाई से। ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 210 लाना है ना यहाँ पे हमें। तो ई की वैल्यू 5 होती है, 5 के बाद एक 6 हो जाएगी, 5 6 का 30। फिर जी की वैल्यू कितना होता है, इजोटी से निकाले, थोड़ा सा इजोटी से निकाला करिए। ठीक है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इस तरीके से निकाली करिए। ठीक है, तो ई के बाद क्या था, एफ जी मतलब 7 ना, 7 वैल्यू होगी ना, 7। तो 5 6 का 30, 7 त्याई मतलब 210 आ गया। सही है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आई जे के है, आई जे के, तो आई की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी होती है। आई की वैल्यू 9 होगी ना, 9 होगी। जे की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 होती है, 10 होती है। जे की वैल्यू 10 होती है और के की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 2 90, 90 गुणे 11 करिए, 11 9 99, 990 हो जाएगा। ठीक है, 990 मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कह रहे हैं अनुक्रम क्यू एन के बाद इस तरीके से क्वेश्चन मार्क है, फिर ई लिखा है। तो बताइए क्या कर रहा है यहाँ पे, तो क्यू के बाद एन बता रहा है, एन के बाद एम एन, क्यू के बाद एन बना रहा है, फिर के बता रहा है, इस तरीके से तो कम करता जा रहा है ना, लग रहा है ये कम करता जा रहा है। कितना कम कर रहा है, तो एन एम 3 दिन कम कर रहा है ना, -3 दिन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के बाद -3 कम करेगा तो एच जी के, एबीसीडी एफ जी एच आई जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से देखा जाए तो आपका एच आंसर यहाँ पे हो जाएगा। -3 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, -3 कर रहा है, -3 कर रहा है, -3 कर रहा है यहाँ पे, -3 कर रहा है, तो यहाँ पे भी -3 करेगा। ठीक है, फिर -3 करेगा, तो इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो आपके बेलन है। ठीक है, ए और बी के आधारों का अर्ध व्यास 3 संबंधी 2 अनुपात में, उनकी ऊंचाई n संबंधी 1 के अनुपात में। तो यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन से 3 गुना ज्यादा तो क्या हो जाएगा। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले क्या कह रहा है, दोनों बेलन के आधार की त्रिज्या अगर निकाला जाए, थोड़ा सा यहाँ पे अर्ध व्यास दिया ना, अर्ध व्यास दिया यहाँ पे 3 संबंधी 1 के अनुपात में। तो कुल मिला जुला के देखा जाए कोई बात नहीं इतना, और तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात यानी संबंध 1 है। ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पे करा जाए पाई आर स्क्वायर एच अपन 1 कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच अपन 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 संबंधी 1 का अनुपात दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे वैल्यू रखा जाए थोड़ा सा हम लोग, तो 3 के स्क्वायर एच कितना दिया, एन लिख देते हैं अपन यहाँ पे, 2 का स्क्वायर ना, 2 तो दिया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर ना, और यहाँ 3 संबंधित 1 होगा ही।
तो यहाँ पे वैल्यू कुल मिला जुला के आ जाएगी कितना, 9 और अपन 4 बराबर 3 1, ये हो जाएगा 4 3 12 ना, 9n, यहाँ पे 9n बराबर 12 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, तो 12/9 हो जाएगा। 12/9 मतलब आपका हो जाएगा 3 चौका 12 3 3 9, तो 4 3 आएगा। अब यहाँ पे 4/3 आएगा, तो 4/3 के हिसाब से अगर आंसर निकालना चाहे तो यही तो होगा ना, 4/3 आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अंक युग्म समूह को चुने जो कि अन्य से भिन्न है। ठीक है, देख लेते हैं भैया यहाँ पे, जो कि अन्य से क्या भिन्न है ना। तो यहाँ पे 8 और 25 है, 18 73 है, और आपके यहाँ पे 22 67 है, 15 इस तरीके से। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, फिर समझते हैं 8 को 25 कैसे बनाया गया यहाँ पे ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा जाए 18 को 73 बनाया है, तो 18 तिया कितना होता है, 18 तिया देखा जाए तो 18 तिया ही 18 तिया 56 होता है क्या, 18 तिया देखा जाए 8 तरीके 24 को 2, 8 तरीके 18 54 होता है ना, 54। समझ में नहीं आ रहा है क्या, सो कैसे बनाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पे देखा जाए 15 तिया 45 एक 46 बना दिया, चलिए मान गया। 22 तिया 66 होता गया, 8 तरीके 24 एक 25 बना दिया, चलिए। और 22 तिया 66 एक 67 बना दिया, 15 तिया 45 एक 46 बना दिया, 18 गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 18 तिया 54 एक 55 होना चाहिए था, तो इस तरीके से गलत हो गया। यदि एक विक्रेता 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत कितना है। कह रहा है यहाँ पे कि एक विक्रेता 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों का लाभ होता है, तो 10/30, नहीं नहीं 30 माइनस 10 करिए ना, 10 मिलता है तो अपन परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक, हाँ सही है, 10/20 गुणे 100, तो यहाँ पे ये गया 50% का लाभ होगा क्या, 50% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरीके से 50% आ जाएगा। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी कितना। शंकु का अगर देखा जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी पूछा है ना। ठीक ठीक ठीक, आधार का क्षेत्रफल कितना, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और शंकु का आयतन कितना होता है, आयतन मतलब वैल्यूम ना, वैल्यूम कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ आप लोग भी लगाइए, थोड़ा सा दिमाग उतना ज़्यादा नहीं है ना, मतलब इसको आप लोग भी लगाइए। ठीक है, चलिए। ऐसे सवाल ऐसे आएंगे नहीं, इतने कठिन कठिन आने लगे तो भैया सी से आ गया। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या चुनना है, तो विषम को चुनना है। तो TBVD इस तरीके से दिया गया है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, टी को अगर वी बनाया जाए तो PQRST UV 2 जोड़ दिया है, और बी के बाद डी। तो ऐसा कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, टी को 2 जोड़ के वी बना दे रहा है, और बी को 2 जोड़ के डी बना दे रहा है ना, BCD। ठीक है, तो इसी तरीके इसमें देखा जाए ABC और XYZ 2 हो जा रहा है। जे के बाद देखा जाए यहाँ पे क्या कर रहा है, जे की बात किया था तुरंत ना, तुरंत किया आ जाता है, तो मतलब तुरंत आ जाता है। तो एक कर रहा है, यही गलत जगह, यहाँ पे जे के बाद किया आएगा तो एक हो जाएगा, +1 कर रहा तो यही आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब इसे करना पड़ेगा, रीजनिंग अगर गलत करेंगे तो फिर नंबर कहाँ से बढ़ाएंगे, इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 90 क्या कह रहा है कि विकल्पों में से अंकों को जो समुच्चय है उनको चुनिए जो कि समुच्चय आपका 6 36 63 के समरूप है। तो 6 36 63 का मतलब समझ रहे हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए। 6 63 मतलब इसको समझ के कर सकते हैं हम लोग क्या, तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3, दूना के बाद है 36 और 21, ये कर सकते हैं। तो देखिए किसी का आ रहा है, किसी का ऐसा पद बन जा रहा है 90 में, बताइए तो। बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बन रहा तो कोई और बुद्धि देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई और बुद्धि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्या करें यहाँ पे देखिए, 6 का स्क्वायर कर रहा है, 36 बना दे रहा है, ठीक है, और फिर इनको उल्टा लिख दे रहा है, 6 3 कर दे रहा है, इससे देखिए कहीं हो रहा है। 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 कर दे रहा है, और 8 9 का दे रहा, गलत है। 8 का स्क्वायर 64 कर रहा है, तो 4 6 कर दे रहा, सी आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए, तो ये आंसर आ गया। दो संख्याओं का एलसीएम 25 तथा एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 25 है तथा एलसीएम के अन्य गुणक गुणनखंड 14 और 15 है, संख्या का योग क्या होगा। दो संख्या का एलसीएम 25 है
और उसके एलसीएम का गुणनफल 14 और 15 है ना। तो क्या करेंगे, पहली संख्या क्या निकालेंगे, पहली संख्या अगर हम निकालना चाहें तो 25 गुणे 14 करके निकाल सकते हैं। पहली संख्या आ जाएगी 350। दूसरी संख्या अगर 25 को देखा जाए, क्योंकि ऐसे वो होता है ना, सही है, सही निकाल रहा हूँ, 15 कर लीजिए, तो ये हो जाता है आपका कितना, तो 375। ठीक है, दोनों संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 725 हो जाएगा, 725 हो जाएगा, 725 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे भी बनेगा। ये तो पूछा था। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए। कह रहा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार करेगी। 92 का आंसर क्या बनेगा। कह रहा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पे देखा जाए एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपका चल रही है, और एक उस बिल्ली उसी दिशा माइनस माइनस करिए यहाँ पे कितना, 18 किलोमीटर से 5/18 कर लीजिए, क्योंकि हमें निकालना किसमें, मीटर पर सेकंड में ना। हाँ ठीक है ना, ठीक 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 ठीक। तो कितना आ जाएगा देखा जाए थोड़ा सा, 140 बटे यहाँ पे करेंगे तो 60 में से 18 जाए कितना बचेगा, 42। 42, 42 को यहाँ पे किया जाए 5/18, तो 18 जाएगा ऊपर, 18 जाएगा ऊपर, 140 गुणे 18 करते हैं, अपन 42 गुणे 5 करते हैं, यही करेंगे ना, यही करेंगे। अब इनको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सही करते हैं। देखिए, तो 6×18 6 7 42, 7 दूना के 14, 20 25 100, अरे 5 चौका 20, 4 3 12, तो 12 आंसर आ गया ना। 12 सेकेंड में आपका पार कर ले जाएगी। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। फिर राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ, अच्छा, दक्षिण की तरफ मतलब इधर चलती है, 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चली भैया राधिका, चलिए मान गए। तो 50 मीटर चली इधर, तो इधर चल रही है ना, इधर राइट हो जाएगा, इधर इसका इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलती है, फिर बाएं मुड़कर मतलब लेफ्ट मुड़कर कितना चलती है, तो बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चलती है, इधर 50 मीटर चली, 20 मीटर चलती है। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलती है, 30 मीटर, उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलती है, और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब वो किस दिशा में चल रही है, वहां से अपने घर की ओर जाती है, तो वो किस दिशा में चल रही है, उसका घर तो यहाँ पे, तो इस तरीके से चलेगी ना, ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, इस तरीके से चलेगी, तो किस दिशा में जा रही है भैया बताइए, किस दिशा में जा रही है। प्रश्न संख्या 93 का आंसर क्या बनेगा। तो ये जा रही है आपका, देखा जाए उत्तर तो जा रही है, साथ साथ में पश्चिम में जा रही है, तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नहीं भी आ रहा तो हम देखिए भाई, नॉर्मल एक टीचर नहीं है इसके, बस इतना मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको करवाते चल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्योंकि छोड़ना नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि ए एंड डी इस तरीके से है, आगे क्या बनेगा। ठीक, तो देख लेते थोड़ा सा, इस तरीके से देखा जाए, ए के बाद सी मान लीजिए, फिर एफ, फिर जे, तो ए बी सी, बी सी मतलब ए के बाद क्या बना है, 2 जोड़ दिया। ठीक है, सी के बाद ई और एफ 2 जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, पूरा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे अब तो। ठीक है, गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ए के बाद क्या कर रहा था, यहाँ पे ए के बाद तो सी जोड़ा था, समझ में आ रहा था कि 2 जोड़ा था। ठीक, लेकिन सी के बाद एफ बनाया था ना, 3 जोड़ेगा ना यहाँ पे, ये भी कि सी डी ई एफ 3 जोड़ा था, सही तो है, 2 फिर 3, फिर आपको एफ के बाद क्या किया यहाँ पे, जे बनाया ना, एफ के बाद एफ जी एच आई जे, सही, तो 4 जोड़ दिया, तो 5 जोड़ेगा आप। अब यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे देखा जाए, इसमें जे में आपका 5 जोड़ेगा ना, जे में 5 जोड़ेगा, जे के बाद जे के एल एम एन ओ। ठीक है, तो 5 जोड़ेगा तो ओ आना चाहिए ना, यहाँ पे ओ आना चाहिए, तो वो आपके 2 ऑप्शन में है, ओ आपका 2 ऑप्शन में है, तो ओ यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एन ओ जे के एल एम एन ओ, एक जोड़ा, फिर ओ के बाद पी, फिर क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू, फिर आर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, आर आ जाएगा, तो आर आपका किस में, इसी में है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाण 540 मीटर है, तो उसकी भुजाएं का अनुपात इस तरीके से है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे क्षेत्र 5 समंदे 12 समंदे 13 में इसका क्या है, तो इसकी भुजाएं, और उसका परिमाप कितना 540 है, तो इसको कैसे निकालते हैं,
तो यहाँ पे कर लेते हैं 5x प्लस 13x, थोड़ा सा बदला कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे देखा जाए 12x बराबर 540 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप दिया ना, ठीक है। तो ये आपका देखा जाए बात में 12 3 15 25 10 25 5 30, 30x बराबर आपका हो जाएगा 540, x बराबर आपका 540/30 हो जाएगा, ये गया 18 आ जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 18 आ जाएगी, x की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सबकी, यहाँ पे इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा ना, इस खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सबकी वैल्यू निकाल लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे करके, देखिए यहाँ से कर देते हैं, कोई बात नहीं। सबकी वैल्यू निकाला जाए तो 18 × 90 हो जाएगी एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 12 × 18 करेंगे तो 216 हो जाएगी, 216 हो जाएगी, और 18 × 13 करेंगे तो 234, तीनों भुजाओं का ये आ गया। तो इस तरीके से कैसे हीरोज फार्मूला इसी में लगता है ना, हीरोज फार्मूला लगता है कि आपका एस निकालना पड़ेगा पहले हमें, तो एस निकालना कैसे निकालता है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो एस, यहाँ पे देखिए एस इक्वल टू क्या आता है, थोड़ा सा देखिए ये सब फार्मूला आना चाहिए, a+b+c/2 होता है, ठीक है, ये होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 540 आएगा, 540 पर 2 कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 270 कर सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है एस निकल आया, तो एस के बाद क्या होता है, तो इस फार्मूला पर एस, एस-a, s-b, s-c, ये फार्मूला होता है ना, इस तरीके से आपका एरिया निकल सकती है। एरिया कुल मिला जाकर निकालिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 9000, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 9720 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है, मेरे स्क्वायर मतलब वही। तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक राशि इतना है, प्रतिभा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकाल लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं 97 पे, लगभग लगभग आज रीजनिंग के सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा क्या कह रहा है, कथन कारण कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति संविधान द्वारा दी गई क्षमादान शक्ति के तहत किसी भी अपराध के लिए दया याचिका स्वीकार करने और दंड माफ करने का अधिकार प्राप्त है। कारण कह रहे हैं यहाँ पे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति केवल नागरिक अपराधों के मामले में दी गई है, जबकि सैन्य मामलों में यह शक्ति सेना के प्रमुख पास की होती है। प्रश्न संख्या 97 का आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग यहाँ पे। ये तो कथन सही है, लेकिन कारण आपको गलत है, क्योंकि अगर बात करें समाधान की शक्ति तो सबके लिए ना, बात यहाँ पे देखा जाए तो क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, हो गया ना। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 98 आपका सूची को सूची 2 से शामिल करना है, तो कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, आइए शामिल कर लेते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है कहाँ पे, 54 में ना, ये आपका ए पे क्या आ जाएगा, तो ए पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 54, मतलब ए पे 1 आ जाएगा। बी पे क्या आपका यहाँ पे देखा जाए, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य का जो कर्तव्य दिया गया, ये किस में दिया गया, तो ये तो आपका 65 में होगा, 65 में अनुच्छेद मतलब आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अनुच्छेद 65 में तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 एक ही ऑप्शन में, तो इस तरीके सामने सामने उसमें देख लीजिए, सामने लेते हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा 352 सही है, और महाभियोग तो अनुच्छेद 61 में सही है। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आपके सही, मौलिक अधिकारों के बारे में आपके यहाँ पे सही है बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, सही है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। राज्य केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नहीं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, चलिए बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए इन प्रश्नों को समझा जाए थोड़ा सा, अनुच्छेद 21 की बात करें तो तहत जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन से अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, कहीं उसमें 21 आ रहा नहीं आ रहा, गलत गलत हो गया ना, गलत हो गया। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति कहीं नहीं भैया, कर सकती है। राज्य केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान कर सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बिल्कुल गलत बात। आंसर आपका यहाँ पे क्या बना, तो डी बना, ठीक। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को संसद में किसी भी विधेयक को वीटो जो थी ना करने का प्रयोग पूर्ण अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति दी गई है। आपको यहाँ पे बताना कौन सा सही है, चलिए तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है। वीटो मतलब आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 ये भी याद रखिएगा, ठीक। इस तरीके से प्रश्न संख्या 100 को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आंसर क्या बनेगा, राष्ट्रपति को संसद में किसी भी विधेयक को वीटो करने पर पूर्ण अधिकार है। 3 प्रकार का वीटो, अत्यंतिक, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो, 3 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है कि सही उत्तर बताएं तो किसी भी
विधेयक पे, किसी भी विधेयक पे तो नहीं वीटो ले सकता, ये गलत लग रहा है। और ये आपका सही लग रहा है, केवल दो आंसर लगाइए, क्योंकि बर्खास्त और एक तरह से नियुक्ति करता है राज्यपाल की। अगला प्रश्न 101 देखा जाए, यहाँ पे क्या कर रहा है, सुमेल करना है। संविधान की अनुसूचियां और विवरण है। तो तीसरी में क्या है, शपथ है, कहीं शपथ यहाँ पे प्रतिज्ञान है, ठीक है। चौथी में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। छठी में क्या है, तो अमेय मित्र मतलब का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन है, वैसे तो 5 में अगर वो नहीं लिखा, यहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा कर लीजिएगा, तब ये सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मिल गया, ये आमने सामने मिल गया, ठीक है। ये न्यायिक समीक्षा के बचाने के लिए बचाई गई थी नवीन अनुसूची में, जो भूमि सुधार वाली चीजें थी डाली गई थी, लेकिन अब इसका न्यायिक समीक्षा मतलब एक तरह से न्यायिक समीक्षा हो सकती है इसका, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आमने सामने सुमेर मतलब 1 2 3 4 आंसर आपका बनेगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या आपका कौन सा था, 101 के लिए, ठीक। 102 देखा जाए, क्या कह रहा है 102, ठीक है। समय देखा जाए, थोड़ा सा बड़ा समय हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद के बाद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति है, ठीक है। कुछ संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत के से किए जा सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केशव भारती मामले में 1973 में मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्थापित किया, जिससे संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। आपको यहाँ पे सही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या है, तो सही है। बताइए तो कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 102 का आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति कहाँ पे भैया, आपको पता जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, उसको नहीं संशोधन कर सकती ना संसद, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सही है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है कि कुछ संशोधन केवल संसद की विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, कुछ जबकि राज्यों की मंजूरी आवश्यकता होती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ना, ये आपका गलत हो जाएगा। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्यों नहीं अधिकार है, कर सकती है, अकी भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया, जिससे संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, सही है। तो 2 और 4 आंसर आपका होना चाहिए, 2 और 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और कार्य प्रणाली से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति बिना किसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं। चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें निरस्त करने की शक्ति है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 329 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने से भी रोका जा सकता है। चुनाव आयोग भारत के सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। आपको यहाँ पे सही बताना है, क्या सही है, आप सिंपल से बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न है यार। चलिए बताइए, तो यहाँ पे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति बिना किसी प्रक्रिया से हटा सकता है, गलत बात। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हटाने की प्रक्रिया के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ तो थोड़ा सा आप लोग पहले दिमाग में बैठाइए। और अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से हटा सकते हैं, सीधे नहीं हटा सकते। तो पहला गलत है, ये आपका गलत है, एलिमिनेशन लगाया जाए थोड़ा सा, तो ये गया आपका, मतलब ए ऑप्शन चला गया और डी ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। फिर क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें निरस्त करने की शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है। इसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने से रोकता है, हाँ रोकता है, परिसीमन में नहीं कर सकती, सही बात है। चुनाव आयोग भारत के सभी संवैधानिक और विधायी निकायों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। नहीं भैया, पंचायत के चुनाव कहाँ कराते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी तो आंसर आपके यहाँ पे बी और सी बन गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे कथन कारण। कथन कह रहा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 104 में देखा जाता है, कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको क्या कहते हैं, भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट करता है, जिसमें केंद्र और राज्य की सभी प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। कारण कह रहा है यहाँ पे कि क्या की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। बताइए क्या आंसर आपके यहाँ पे बनेगा, क्या आंसर आपके यहाँ पे बनेगा, आप लोग जल्दी से आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अधीन के बाद पद धारण करने के लिए पात्र होता है। देखिए
सबसे पहले हम कारण से समझते हैं। क्या की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है, और वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं होता है, होता थोड़ी नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए आर गलत है तो ये सही है, ऑब्वियस सी बात है सही है। ठीक है, मतलब कथन वाला आपका सही है, यहाँ पे कथन तो सही है, तो इतना बड़ा कथन था, ये सही है। चलिए 105 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 75 में वर्णित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति निर्देशन का कार्य करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरा मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो जाता है। आपको यहाँ पे सिंपल सा सही बताना है। प्रश्न संख्या आपका ये है 105 ना, 105 में बताइए आप लोग क्या सही बन रहा है। 105 में आपका क्या सही बना, आप लोग जल्दी से ये रहे ऑप्शन देख के बताइए। तो सबसे पहले पहला स्टेप, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसकी संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 75 में वर्णित है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गलत हो गया। प्रधानमंत्री जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी, तो लोकसभा के प्रति ना, यहाँ पे ये राष्ट्रपति के नहीं, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। ये गलत हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा। ठीक है, दो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री, ये भी सही है, तो 1, 3, 4 आपका यहाँ पे सही आंसर भी लगा लीजिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे कुछ आर्टिकल है और उनसे आपके क्या कह रहा है यहाँ पे, तो मैच करना, ठीक है, मैच हो गया। तो अनुच्छेद 280, तो इसमें दिया गया है क्या, तो वित्त आयोग है ना, 280 में वित्त आयोग। 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन है। 76 में क्या है, तो 76 में महान्यायवादी है। और बात की 110 में क्या, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी गई है। आंसर जो भी है देख लीजिएगा, वैसे देख लेते हैं। ए पे 3 है, ए पे 3 है ऑप्शन में आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 110 हो गया, 106 प्रश्न था, ठीक है, 106 हो गया। 107 पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, जैसे यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, राज्यसभा के उपसभापति अपने पद से किन परिस्थितियों में त्याग पत्र दे सकते हैं। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहते हैं, यदि वह राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे देते हैं, और क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, यदि उन्हें राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया, सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, डी आंसर बनेगा, डी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, 108वां कथन कारण फिर से आ गया। कथन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है। कारण कह रहा है वित्त आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामले पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और राष्ट्रपति को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का अधिकार भी हो जाता है। यहाँ पे कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी करा, आपका आंसर यहाँ पे ए बनेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको यहाँ पे देखा जाए तो सही। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं 109 में। जैसे कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति अर्थात जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब थे। संविधान सभा को मूल रूप से भारत के नए संविधान को बनाने और लागू करने की शक्ति ब्रिटिश संसद से प्राप्त थी। 109 का आंसर बताइए आप लोग, ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक, ये रहे आपके ऑप्शन, बताइए। आइए थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में दिख रहा है आपको ना, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आती है उसके तहत किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल आप यहाँ पे किया तो सही है। फिर कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया, नहीं भैया। ठीक है, 10 लाख पे कैंडिडेट को चुना गया था, इनडायरेक्ट चुना हुआ था, अप्रत्यक्ष चुना हुआ था, यहाँ पे याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुना हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये गलत जाएगा। तो एलिमिनेशन से वैसे भी आंसर आ गया था, 1, 3, 4 बन जाएगा। ठीक है, तीसरा देखा जाए क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, तीसरा कह रहा है संविधान सभा का, तो ये तो बिल्कुल सही है, और चौथा भी आपको बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि एक ही बार 2 बार नहीं पढ़ी जाती है। अगला कह रहा है भारत में पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारत में पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था, यहाँ पे बात हो रही कंप्लीट समाप्त करने की। तो यहाँ पे आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पता है तो चार्टर एक्ट 1833 ही बनेगा आपका 110 के लिए आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा था, ऐसा देखा जाए कि भारत में पहली बार कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते थे, ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण करती तो भारत सरकार अधिनियम 1858 रानी का शासन आ जाता ना यहाँ से, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, आंसर आपका सी बनेगा।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। संवैधानिक प्रावधान और संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 111 वाले प्रश्न में, कह रहा राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति अनुच्छेद 72 में सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया 367 सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान 165 में, 165 में राज्य महाधिवक्ता की बात होती है। तो यही आपका आंसर बनेगा भैया, यही आपका आंसर बनेगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें राज्य महाधिवक्ता आता है, राज्य महा, ठीक है, अधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका यहाँ पे देखा जाए एडवोकेट जनरल। और यहाँ पे बाकी राज्य सूची के विषयों पर संसद विधायी शक्ति 249, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 112 क्या कह रहा था, उसने देखा 112, मानव कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण, तो ये आपका कैंसर होता है, आपका कैंसर होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनकी संयोजकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सल्फर, फ्लोरीन, एल्युमिनियम और आपका सिलिकॉन दिएगा। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन होगा ना, आंसर आपका डी होगा। कह रहा है बेजिंग के संदर्भ में निम्न कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बेजिंग में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अन्य जो कार्बन परमाणु उससे जुड़ा होता है। बेंजीन यहाँ पे देखा है अणु में कुल 12 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। चलिए 114 का आंसर बताइए आप लोग यहाँ पे, तो केवल 2 बता रहे हैं यहाँ पे, केवल 2 आपका आंसर बता रहे हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6, C6 होता है, H6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 10 इसमें 6 कार्बन परमाणु हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती जो कार्बन परमाणु से संबंध जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो भैया पहला सही होना चाहिए ना। और बेंजीन अणु कुल 12 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, 3 पाई होता है इसमें, 2 नहीं होते, 3 पाई होते हैं। तो यहाँ पे आंसर बताइएगा आप लोग, ये गलत है दूसरा। हमें बताना क्या था यहाँ पे, सही बताना था। तो केवल एक सही, तो मतलब ये आंसर बनना चाहिए था ना यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर बताइएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 115 देखते हैं। निम्नलिखित प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी घटनाओं को उनकी सही जो क्रम है वो व्यवस्थित कीजिए। तो 115 का आंसर का देखा जाए, 115 का आंसर देखा जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आंसर ये बता रहे हैं, ये आंसर आपको बता रहे हैं। चलिए 116 एक कथन कारण है, कह रहा है कि ऊंचाई पर स्थित पतले मेघ पृथ्वी की सतह को गर्म करने में सहायक होते हैं। कारण कह रहा है ये बादल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोककर पुनः पृथ्वी को लौटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए प्रश्न संख्या 116 में। तो कथन कारण दोनों से आपका व्याख्या भी करा, सही बात है। 116 देखा जाए क्या कह रहा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ज्वार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न होने का कारण क्या है। बात हो रही है यहाँ पे किसकी, तो ज्वार के पिरामिड की ना, बायोमास के पिरामिड की बात हो रही है। दरअसल जलीय उत्पादकता का जीवन काल बहुत छोटा होता है। जलीय पर्यावरण में ऊर्जा का प्रभाव सीधा नहीं होता है। अपघटन प्रक्रिया धीमी होती है। समुद्र में ऊर्जा अधिक मात्रा में संरक्षित होती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना, जलीय उत्पादकता, यहाँ पे बेसिकली पूछा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ज्वार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिकी पिरामिड से भिन्न होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। इसका आंसर ये बनेगा, सही है। दरअसल क्या होता है, जलीय उत्पादकता का जीवन काल बहुत छोटा होता है, इसलिए। 118 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा होगी आपका यहाँ पे देखा जाए बढ़ते क्रम बताना है यहाँ पे, बढ़ते क्रम में ना। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होगी ना, मतलब एल्युमिनियम सबसे अंत में होना चाहिए। तो 3 सबसे अंत में तो है, ठीक है, सॉलिड है ना। सबसे पहले वायु, फिर आपका आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर समुद्री जल, फिर ऐसा ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगावाट विद्युत शक्ति के मापन की इकाई है। 1 मेगावाट 10 के पावर 5 वाट के बराबर होता है। आपको यहाँ पे सही बताना है। चलिए तो बताइए यहाँ पे आंसर 119 के लिए क्या बन जाएगा। 119 के लिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए मेगावाट विद्युत शक्ति मापन की इकाई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 मेगावाट में 10 की पावर 5 होता है कि 6 होता है, 10 की पावर 6 होता है ना, 6 होता है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे केवल लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, यदि किसी लेंस की फोकल लंबाई f इतना दी गई है तो उसकी क्षमता क्या है। पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू 1/f ये होता है ना, इस तरीके से यही फार्मूला होता था ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पी इक्वल टू अगर देखा जाए 1/0 पॉइंट कितना दिया, प्लस में दिया ना 0.25 दिया है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो आएगा लगभग यहाँ पे देखा जाए 100/25 4 आएगा।
प्लस में आएगा, लेकिन 4 प्लस में दिया ना ये, तो +4 में आएगा। +4 मतलब आपको यहाँ पे 4 अभी, तो इस तरीके से डायोप्टर यूनिट होती है लेंस की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे देखा जाए तो अनिषेक अनिषेक फलन को प्रेरित करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे ऑक्सीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उर्वरक के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। उर्वरक प्रकार के कार्बनिक लवण होते हैं। प्राकृतिक खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। आपको यहाँ पे क्या बताना भैया? सही बताना। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा 122 के लिए? 122 के लिए देखिए, उर्वरक एक प्रकार का कार्बनिक लवण होते हैं। उर्वरक की बात हो रही है तो उर्वरक तो अकार्बनिक होते हैं ना यार, अकार्बनिक होते हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को पकड़ना पड़ता है, प्रश्न में इसी तरीके से गलती करवाता है। और बाकी तो ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो आपका सही है। आंसर बनेगा केवल 2। सही बताना था हमें, केवल 2 बनेगा। हो गया ना? चल अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया, 123वां। यूट्रिफिकेशन यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में आपको बताना है। यहाँ पे क्या बताना है देख लेते हैं, कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा 123 में देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है क्या, थोड़ा सा पढ़ा जाए। यूटिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। अब इससे होता है कि ये प्रक्रिया जलाशय में शैवाल और पौधे की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल करता है। इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला कह रहा है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो क्या होता है यार भाई? N = C/V होता है। मीडियम से आपका ये होता है ना। ऐसे सवाल आज पता नहीं क्यों पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर 1/5 दिया है, मतलब 1.5 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शाखाएं और उत्पाद है, जैसे एविकल्चर है, पीसी कल्चर, सिल्वीकल्चर, वीटिकल्चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको पता है उस हिसाब से मैच करिए। पीसी कल्चर तो पता होगा ना, मछली पालन, तो पीसी कल्चर मछली पालन में चाहिए। सिल्वीकल्चर भी पता होगा, किसके लिए? वन संवर्धन के लिए होता है। और यहाँ पे वीटिकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए। बचा क्या आपको यहाँ पे? ये कहाँ पे ले जा रहा है यहाँ? ठीक है, और एविकल्चर आपको क्या बचा? ये पंछी के लिए, ये भी पंछी होता ही है। तो ये तो आसान सा था ना। इस तरीके से देखा जाए, ए पे 1 है और बी पे 3 है। ए पे 1 है, बी पे 3 है। आंसर आपका यहाँ पे बी बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्या कह रहा है आपके यहाँ पे? कथन कारण है। कह रहा है कथन, ऑक्सीजन के दौरान ग्लूकोज की आंशिक ऑक्सीकरण होता है। कारण कह रहा है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्रश्न संख्या 126 का आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? तो ऑक्सीजन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ना कि आंशिक। तो इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे, ऑक्सीजन के दौरान ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण नहीं, पूरा होता है ना, पूरा होता है, तो गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कथन गलत है, कारण सही है। आंशिक ना होकर पूर्ण होता है ना। ठीक, अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि एक 220 वोल्ट के स्रोत से 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रकाशमान हो रहा है, तो कितनी यहाँ पे बल्ब की प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? P क्या होता है? VI होता है, नहीं यही होता है ना फार्मूला। हमें निकालना है क्या? I। तो I क्या हो जाएगा? तो I हो जाएगा P/V, ये होगा ना। तो P कितना दिया है? पावर कितना दिया है? पावर 100 वाट दिया है। वोल्ट कितना दिया है? 200 वाट दिया है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2, लेकिन हमें दशमलव में दिया है, तो अगर गुणा भाग करेंगे तो 0.454 एम्पियर आएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाइड्रा में श्वसन विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। हाइड्रा में श्वसन विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तेलचट्टा त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। आपको यहाँ पे बताना कौन सा सही है। चलिए तो बताइए, प्रश्न संख्या 128 का आंसर क्या बन रहा है? 128 का आंसर क्या बन रहा है? तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही आपको यहाँ पे क्या है तो सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अयस्क में चांदी को प्राप्त किया जाता है? कह रहा है कि किस अयस्क से चांदी प्राप्त की जाती है? किस होता बताइए। तो आप लोग यहाँ पे अर्जेंटाइन्स होता है ना, अर्जेंटाइन्स है। ठीक है, अर्जेंटाइन्स क्या अयस्क होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। कथन कारण फिर से आ गया। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होती है और इसका मुख्य घटक मीथेन है। कारण कह रहा है, बायोगैस का उत्पादन जीवाणु द्वारा किए गए वायवीय अपघटन की प्रक्रिया के कारण होता है। प्रश्न संख्या 130 का आंसर क्या बनेगा? 130 का आंसर क्या बनेगा बताइए। कथन कारण दोनों सही है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं? थोड़ा सुनना पड़ेगा यहाँ।
बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न होती है और इसका मुख्य घटक जो होता है एक तरीके से मीथेन बता रहा है। तो ये बात तो सही लग रही है। कारण कह रहा है कि बायोगैस का उत्पादन जीवाणु द्वारा किए गए वायवीय अपघटन की प्रक्रिया के कारण होता है। यहाँ पे अवायवीय होगा ना, अवायवीय अवायवीय अपघटन के कारण होता है। तो ये गलत हो जाएगा और कारण कथन आपका सही है, तो आंसर लगा लिए एक यहाँ पे। ये सही है परंतु कारण आपका गलत। ठीक है, डी होगी। कह रहा त्रिक बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दरअसल त्रिक बिंदु का विशेष तापमान और दाब है जहाँ किसी शुद्ध पदार्थ की ठोस, द्रव तथा वाष्प तीनों अवस्थाएं क्या होती है, एक साथ सम अवस्था में होती है। तो ये सही बात, यही आपका पॉइंट होता है त्रिक बिंदु। इसके बाद इस बिंदु पर ताप दाब में किसी भी परिवर्तन से अस्तित्व नहीं टूटता है। ठीक है, यहाँ पे टूट जाता है, हो सकता है परिवर्तन, तो यहाँ पे केवल एक आंसर बनेगा। 132 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उपकरण है और आपके प्रयोग है। उपकरण आपका यहाँ पे प्रयोग है, बताइए 132 का आंसर देखा जाए क्या आ जाएगा। तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का मापी यंत्र है। आपका जायरोस्कोप कोणीय वेग मापन है। कार्डियोग्राफ आपका हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है। लक्सीमीटर जो होता है द्रव्य के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करता है। तो लक्सीमीटर तो गलत यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये तो एक तरीके से देखा जाए क्या करता है, जो लक्सीमीटर होता है ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है ना, यही गलत होगा। ये प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला एक उपकरण है, जबकि यहाँ पे देखा जाए द्रव्य के विशिष्ट गुरुत्व को मापने करने वाला जो यंत्र होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको पिकोनोमीटर कहते हैं। पिकोनोमीटर कहते हैं, पिकोनोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पिकोनोमीटर कहते हैं। बाकी सब सही है, हमें गलती बताना था यहाँ पे। ठीक, 133 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें शामिल करना अभ्यारण्य और वन्यजीव आपके हैं, जैसे बांदीपुर है, काजीरंगा, सुंदरवन और सिमलीपाल है। सिमलीपाल कहाँ पे जाइए, ऐसे क्या है ये, ऐसे पूछ रहा है, ऐसे जगह नहीं पूछ रहा है। तो बांदीपुर तो आपका बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा एकल सिंह गैंडा जो होता है ना उसके लिए, मतलब एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन जो है ये आपका जाना जाएगा किसके लिए, जयमंडल वो बाघ अभ्यारण्य के लिए। सिमलीपाल हाथी रिजर्व के लिए जाना जाता है। आंसर आपका सी बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नाना साहब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है नाना साहब 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोही सेना के नेता थे और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। फिर कह रहा है आपको यहाँ पे कि नाना साहब ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुद को बहादुर शाह जफर के अधीन घोषित किया और स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बिल्कुल किया था। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएगा, पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। 135 देखा जाए, कह रहा है गोरखपुर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। गोरखपुर मतलब में देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर गुरु गोरखनाथ को समर्पित है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। पहले था, अब नहीं भैया, ये तो सही है आपका, दूसरा गलत है। ठीक है, अब तो एक तरीके से देखा जाए कौन हो चुका है बताइए। यहाँ पे जो आपका हुगली टाइप का हुगली जंक्शन है ना, हुगली कहाँ पे है ये, तो कर्नाटक में शायद, वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से केवल एक सही होगा ना, केवल एक सही है। ये करंट अफेयर में चीजें थी। अगला प्रश्न आज का देखा जाए क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 136। यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ संस्थाएं और स्थान दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं बताना यहाँ से। देखिए इस तरीके के प्रश्न बनाने की क्या जरूरत है, मुझे बनाओ तो एक ही पेज में सब बना दो। ठीक है, यहाँ पे संस्थान है और आपके स्थान है, बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है। ठीक है, नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ बता रहा है, लखनऊ, सही है ये। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे है, तो ये कानपुर बता रहा, सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, सही है। सब्जी वाला झांसी में नहीं है, ये कहाँ पे, वाराणसी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर यही बन गया। कौन सा आपका डी वाला। मुख्यमंत्री बाल श्रम जो आश्रय योजना है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कौन सा कथन सही है। 137 का अगर आंसर देखा जाए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, तो कह रहा है आपके यहाँ पे कि मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों का निर्माण एवं संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक संरक्षण गृह की क्षमता 100 बच्चों की होगी।
तो यहाँ पे दोनों सही है, पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, ये याद रखिएगा, दोनों सही है। अगला कह रहा है कि 138वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, उत्तर प्रदेश में 3 जूट मिले हैं जिनमें से 2 कानपुर में और एक सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश को फिरोजाबाद नगर अर्थात जो है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्वविख्यात है। आपको यहाँ पे सही बताना है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा 138 का। तो 3 जूट मिले हैं उत्तर प्रदेश में, बात सही है, जिसमें से 2 कानपुर और एक सहजनवा गोरखपुर में है, ये भी सही है, और आपका ये तो सही है ही। इस तरीके से आपका आंसर 1 और 2 आंसर बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा किया जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है ना यहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो नटवरी नृत्य किया जाता है ना, नटवरी, नटवरी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, अगला आज का 139 होगा, आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बटेश्वर मेला दीपावली के से पूर्व आयोजित होता है। यह मेला मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे लगता है। आपको सही बताना है। चलिए बताइए, बटेश्वर मेला बेसिकली लगता है कहाँ पे? तो आपको पता है कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। ठीक है, आगरा में लगता है, और ये मेला दीपावली से 3 सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है, जहाँ पशुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये तो आपका सही है कि दीपावली से पूर्व आयोजित होता है, और ये गंगा नदी के किनारे नहीं बल्कि आपका मथुरा सॉरी आगरा है तो यमुना होगी ना यहाँ पे। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे पे ये मेला लगता है। तो इस तरीके से ये गलत जाएगा, आंसर आपका बनेगा केवल एक, केवल एक आपका आंसर बन गया। तो लगभग आपका देखा जाए 2 घंटा मान ही लीजिए भैया, बहुत बड़े बड़े प्रश्न है ना, क्या कर सकते हैं। अब सब लोग नए पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो नए पैटर्न के हिसाब से इतना कठिन पेपर बना देते हैं लोग। तो ये दूसरा टेस्ट था, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। बाकी 5 प्रैक्टिस सेट हैं, पाँचों का हम लोग इस तरीके से देख लेंगे, जितना हो सके मैं करूँगा ही। और जितनी टेस्ट सीरीज हैं लगभग, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैक्सिमम 40-50 टेस्ट सीरीज हम लोग करके जाएंगे, तो लगभग चैनल पे सब कुछ हो ही रहा है। आप लोग रेगुलर फॉलो भी करते हैं तो आपको पता भी चल रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से इसका जो टेस्ट है सॉल्व करिए। बाकी कोई आपका सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, या फिर कोई सहायता भी, जैसे पीडीएफ वगैरह जो भी है तो वो तो मैं दे ही देता हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं देता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को भी शेयर करिए, अपना चैनल समझ के शेयर भी किया करिए। ठीक है, मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।